गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स की क्लास में टॉपिक सेकंड स्वतंत्र व्यापार एवं संरक्षण कंटिन्यू करेंगे। संरक्षण के पक्ष में तर्क करने हैं। संरक्षण आपको बता दिया मैंने, व्यापार में स्वतंत्र व्यापार या संरक्षण की नीति अपनाई जाती है। नीति दोनों ही अपनाई जाती है। जब उद्योग आपके शिशु उद्योग होते हैं, नवजात उद्योग होते हैं, छोटे उद्योग होते हैं, उस समय उनको संरक्षण प्रदान करके बाद में जब वो विकसित हो जाते हैं तो उन्हें संरक्षण से हटाकर स्वतंत्र व्यापार की नीति के अंतर्गत ला दिया जाता है। संरक्षण के पक्ष और विपक्ष में तर्कों का अध्ययन करते हुए दो तर्क अपन ने कर लिए थे, जिसके अंतर्गत एक तो आपका था कि संरक्षण से शिशु उद्योग तर्क, उसके बारे में अध्ययन किया, और उसके बाद अपना उद्योगों में विविधता का तर्क आ गया कि अगर किसी देश में या किसी उद्योग को संरक्षण प्रदान किया जाता है तो उस देश में असंतुलित की जगह संतुलित विकास होने लगता है। क्यों? क्योंकि हम बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन करने लगते हैं, क्योंकि हमने स्वतंत्र व्यापार की नीति ना अपनाकर अभी संरक्षण की नीति अपना रखी है, जिसमें आयात या वस्तुएं आयातित कम मात्रा में होती है या नहीं होती है। अगर हम स्वतंत्र व्यापार की नीति अपना लेते हैं तो जिन वस्तुओं की लागत हमारे यहाँ पर आ रही है उन वस्तुओं का उत्पादन हम ना करके हम दूसरे देश पर निर्भर हो जाते हैं, जिससे हम उन्हीं उद्योगों का विकास कर पाते हैं जिसका हमारे यहाँ पर निर्यात ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। उससे देश में उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन होता है जिसका निर्यात हो रहा है, और उन वस्तुओं का उत्पादन नहीं हो पाता है या उन वस्तुओं को हम नहीं बना पाते हैं जिन्हें हमें लाभ भी कम मिल रहा है और लागत भी ज़्यादा आ रही है। फलस्वरूप उन उद्योगों का विकास होगा तो हमारे देश में असंतुलित विकास होने लग जाता है। तो संरक्षण की नीति को अपनाकर हमारे देश में या हमारे देश की अर्थव्यवस्था में असंतुलित विकास की जगह संतुलित विकास होने लगेगा। नेक्स्ट बात करते हैं संरक्षण के पक्ष में तर्क के अंतर्गत। हेडिंग डालिए आप, संरक्षण के पक्ष में तर्क। संरक्षण के पक्ष में तर्क में इंडेक्स बनाई थी, उसमें 2 पॉइंट अपने हो गए। नेक्स्ट है आपका रोजगार वृद्धि का तर्क। रोजगार वृद्धि का तर्क कि अगर संरक्षण की नीति अपनाई जाती है तो रोजगार में वृद्धि कैसे होती है। संरक्षण मैंने आपको बता दिया, अपने उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाए रखने के लिए उन्हें अनुदान दिया जाता है, सब्सिडी दी जाती है ताकि लागत में कमी आ सके, और जो आयातित वस्तुएं हैं उस पर प्रशुल्क लगाकर या कोटा प्रणाली विधि अपनाकर उनको आयात करने की कम कोशिश की जाती है या उनकी कीमतों में वृद्धि की जाती है, ताकि हमारे देश की वस्तुएं हमारे देश में बिक सके और विदेशी वस्तुएं जो कि बाहर से आ रही है वो वस्तुएं कम मात्रा में आए और एक समय के बाद धीरे धीरे बंद हो जाए। संरक्षण प्रदान करने का उद्देश्य जो होता है घरेलू प्रतिस्पर्धा से, विदेशी प्रतिस्पर्धा से घरेलू उद्योगों को बचाए रखने के लिए किया जाता है, और ये किया जाता है शिशु उद्योग जो कि नवजात उद्योग होते हैं उस समय। रोजगार वृद्धि के तर्क की बात करते हैं अपन, तो इस तर्क के समर्थक जो हैं वो ये कहते हैं कि प्रशुल्क के फलस्वरूप जब विदेशी वस्तु जो कि हमारे देश के अंदर आ रही है उस वस्तु पर अगर प्रशुल्क लगाया जाता है तो वो वस्तु हमारे देश में आकर महंगी हो जाती है, और जब हमारे देश में महंगी हो जाएगी तो वो वस्तु बिना बिके रह जाएगी, और एक समय के बाद वो धीरे धीरे कम मात्रा में आने लग जाएगी और धीरे धीरे बंद हो जाएगी। इससे क्या होगा? इससे हमारे देश की वस्तु बिकेगी, हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारे देश के लोगों की आय बढ़ेगी, हमारे देश के लोगों की जो है प्रति व्यक्ति आय और जो है बढ़ती है, और क्या होता है साथ में जीवन स्तर भी बढ़ता है, क्योंकि जब आय बढ़ती है तो जीवन स्तर का बढ़ना निश्चित है। प्रोफेसर J.M. किन्स ने
1930 की जब मंदी आई थी, जो कि विश्वव्यापी मंदी थी, उस समय उन्होंने कहा कि अगर हम संरक्षण की नीति अपनाते हैं तो हमारे देश में रोजगार की वृद्धि होगी। और मंदी की स्थिति से किस प्रकार लड़ा जा सकता है? रोजगार में वृद्धि करके, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं होता है, मांग कम करने लगते हैं, उद्योगों में उत्पादन होना बंद हो जाता है, अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी छा जाती है। तो उस स्थिति में संरक्षण की नीति को अपनाया जाना चाहिए। जब सारे विश्व में चक्रीय बेरोजगारी फैल जाती है तो उस समय संरक्षण की नीति को अपनाकर आप अपने देश की अर्थव्यवस्था में रोजगार को बढ़ाकर बेरोजगारी को दूर कर सकते हो। वास्तव में प्रत्येक आयातित वस्तु को अगर अपन या आयातित वस्तु को अगर आयात प्रतिस्थापन की नीति अपना लें, कहने का मतलब जिन वस्तुओं का हम आयात कर रहे थे, अगर हम उन वस्तुओं का उत्पादन खुद करने लग जाएं तो रोजगार में निश्चित तौर से वृद्धि होती है। तो आयातों पर प्रतिबंध लग जाने के कारण क्या होता है? आयातों पर प्रतिबंध लग जाने के कारण हमारे देश के लोगों की रोजगार में वृद्धि होने से आय में वृद्धि होगी, और आय में वृद्धि होने से जीवन स्तर बढ़ेगा। जीवन स्तर बढ़ेगा तो वो और काम करने के लिए तत्पर होंगे, और काम करने के लिए तत्पर होंगे तो और ज़्यादा आय में वृद्धि होती है। इस प्रकार संरक्षण की नीति को अपनाकर रोजगार वृद्धि की जा सकती है, और जब रोजगार में वृद्धि होगी तो उत्पादन बढ़ेगा, उपभोग बढ़ेगा, और प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय और जीडीपी जो भी बढ़ने लगती है। नेक्स्ट आता है आपका आय का तर्क। कि संरक्षण की नीति अपनाकर आय में किस प्रकार वृद्धि की जा सकती है, या आय में वृद्धि किस प्रकार होती है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। राजस्व के आधार पर अगर अपन बात करते हैं, आय का मतलब राजस्व ही होता है। अर्थशास्त्र में आय को राजस्व के आधार पर भी लिखा जा सकता है। तो राजस्व के आधार पर संरक्षण के लिए प्रशुल्क को आय का एक अच्छा स्रोत माना जाता है कि अगर विदेशी वस्तु हमारे यहाँ पर या हमारे देश के अंदर आ रही है तो हमारे लिए वो क्या हो गई? आयात हो गई। अब इस आयात पर हमने क्या लगा दिया? प्रशुल्क लगा दिया। प्रशुल्क को आप टैक्स भी बोल सकते हो, जो कि कर होते हैं। कर भी बहुत प्रकार के होते हैं, एक ही प्रकार के कर नहीं होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के मान लो टैक्स लगा दिए, तो ये जो आय प्रशुल्क के रूप में हमें प्राप्त हो रही है, किसको प्राप्त होगी? हमारे देश को। हमारे देश को आय प्राप्त होगी। जब विदेशी वस्तु, जो कि यहाँ विदेशी वस्तु कर देती हूँ मैं, हमारे देश में आयात हो रही है, उस पर जब टैक्स लगाया जाता है तो हमारे देश को आय प्राप्त होगी है। ये आय प्राप्त होती है तो ये हमारा कौन सा पक्ष है? धनात्मक पक्ष है, क्योंकि आय में वृद्धि हो रही है। दूसरी बात करते हैं, इसमें दो पक्ष है, परंतु प्रशुल्क से आय प्राप्त करने की भी एक सीमा होती है। आप ऐसा नहीं है कि मनमाना जो है टैक्स लगा दोगे विदेशी वस्तु पर। अगर मनमाना टैक्स लगाओगे तो जब आपकी वस्तु विदेशों में जाएगी तो वो भी मनमाना टैक्स लगाते हैं। तो इसके एक निश्चित नियम होते हैं, निश्चित कानून होते हैं, निश्चित दरें होती है। उसी सीमा तक जो है आप आयातित वस्तु पर टैक्स लगा सकते हो। जिस प्रशुल्क का उद्देश्य पूर्ण रूप से आय प्राप्त करना होता है कि हम विदेशी वस्तु को या विदेशी वस्तुएं हम ज़्यादा मात्रा में मंगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा उस पर टैक्स लगाएं और हमें उससे आय प्राप्त होगी। लेकिन अगर विदेशी वस्तु आपके यहाँ पर आती है और उसकी लागत कम है, हमारे देश की वस्तु से लागत कम है, तो हमारे देश की वस्तु न बिककर वो वस्तु ही बिकती है। इसके अतिरिक्त प्रशुल्क से अगर आप कंटिन्यू दीर्घकाल तक आय जो है टैक्स लगाते रहोगे तो एक समय के बाद दीर्घकाल तक जब लगाते हो तो उसकी दर धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि वो लंबे समय तक वस्तु आ रही होती है। इससे एक और तो राज्य को आय प्राप्त होती है, दूसरी ओर संरक्षण का उद्देश्य भी सफल हो जाता है कि हमने संरक्षण प्रदान करने के लिए, हमारे उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के लिए हमने प्रशुल्क नीति या जिसको कर बोलते हैं उसको लगाकर एक तो आय प्राप्त की है, और दूसरा वो वस्तु हमारे देश में आकर
महंगी हो जाती है। इस प्रकार आय में वृद्धि होती है संरक्षण की नीति को अपनाने से प्रशुल्क या कर के रूप में। दूसरे रूप में अपन अगर देखें, विदेशी वस्तु अगर हमारे देश में महंगी हो जाती है तो वो बिकेगी नहीं और हमारे देश की वस्तुएं बिकेगी, तो हमारे देश की वस्तुएं बिकेगी तो हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलेगा और जब हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलता है तो आय में वृद्धि होगी। इस प्रकार संरक्षण की नीति अपनाकर आय में वृद्धि का जो तर्क है वो 100% जो है सफल या 100% जो है सक्सेस होता है, चाहे आप दोनों ही दृष्टिकोण से देख लो। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय संसाधनों के संरक्षण का तर्क। राष्ट्रीय संसाधनों के संरक्षण का तर्क। राष्ट्रीय संसाधन, हमारे देश के जो संसाधन होते हैं वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। तो राष्ट्रीय संसाधनों के संरक्षण के तर्क के अंतर्गत कुछ अर्थशास्त्री हैं जिसमें केरे, पैटन एवं जेवेंस, केरे, पैटन एवं जेवेंस ये अर्थशास्त्री संरक्षण के बारे में बताते हुए ये कहते हैं कि अगर हम हमारे देश के उद्योगों को या हमारे देश में संरक्षण की नीति अपनाते हैं तो जिन वस्तुओं का हम ज़्यादा मात्रा में निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे थे, विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए हमारे देश के ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन धीरे धीरे खत्म होते चले जा रहे थे और वो ऐसे संसाधन थे जो कि जिनका पुनरुत्पादन नहीं किया जा सकता है। तो उनको सुरक्षित रखने के लिए या हमारे देश के संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिए हमें संरक्षण की नीति को अपनाया जाना चाहिए। अगर ये संसाधन जिनका पुनरुत्पादन नहीं किया जा सकता है, अगर ये खत्म हो गए, अगर ये बिना इनका जो है ये लुप्त हो गए या धीरे धीरे जो है इनका डेवलप होना ख़त्म हो गया तो हम उन संसाधनों के अभाव में हमारे उद्योगों का विकास नहीं कर पाएंगे या नहीं कर सकते। इसलिए यह तर्क उन देशों पर विशेष रूप से लागू होता है जो खनिज एवं कच्चे माल का निर्यात करते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे देश हैं जो खनिजों का, कच्चे माल का निर्यात करते हैं। क्योंकि उनके वहाँ पर वो टेक्नोलॉजी नहीं होती है, उनके वहाँ पर वो मशीनें नहीं होती है, उनके वहाँ पर वो जो है बहुत सारी प्रबंध व्यवस्था नहीं होती है जिससे वो वस्तु का उत्पादन कर सके। फलस्वरूप वो कच्चे माल और खनिज पदार्थों का निर्यात करके वहाँ से निर्मित वस्तुएं मंगाते हैं। निर्मित वस्तुएं तो वो मंगा लेंगे, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि धीरे धीरे वो उद्योग पिछड़े हुए या जो है अर्धविकसित देशों के अंतर्गत आ जाते हैं। इसलिए अपने देश के संसाधनों के संरक्षण करने की दृष्टि से या संरक्षण के पक्ष में ये तर्क जो है निसंदेह सही साबित होता है, क्योंकि अगर हम संरक्षण की नीति अपनाते हैं तो हम हमारे देश में उन जितनी वस्तुओं की मांग है उसी के अकॉर्डिंग खनिज पदार्थों का और कच्चे माल का यूज़ करेंगे, जिससे वो संसाधन खत्म नहीं होंगे और हमारे देश में वो संसाधन लगातार बने रहेंगे। इस प्रकार केरे, पैटन एवं जेवेंस जो कि अर्थशास्त्री हैं, उनका ये तर्क बिल्कुल सही साबित होता है कि हम संरक्षण की नीति को अपनाकर देश के जो खनिज, दुर्लभ खनिज पदार्थ हैं, जो दुर्लभ संसाधन हैं, उनका मिसयूज होने से, उनका दुरुपयोग होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका आधारभूत उद्योग तर्क। आधारभूत
उद्योग तर्क। संरक्षण के पक्ष में तर्कों के अंतर्गत आधारभूत उद्योग कौन से उद्योग होते हैं? जो देश के आर्थिक विकास में या आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। तो देश में आधारभूत उद्योग जैसे लोहा उद्योग हो गया आपका, सीमेंट उद्योग हो गया आपका, चीनी उद्योग हो गया, जो कि बड़े लेवल पर जो उद्योग होते हैं, जिनकी बड़े लेवल पर मांग होती है। लोहा उद्योग हो गया, सीमेंट उद्योग हो गया, इस्पात उद्योग हो गया। लोहा और इस्पात एक ही बात है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चीनी उद्योग हो गया, कपड़ा उद्योग हो गया, और भी बहुत सारे उद्योग हैं जो कि आधारभूत उद्योगों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो इनकी स्थापना करके हम हमारे देश को विकसित करके औद्योगिक ढांचे को स्थायी और मजबूत बना सकते हैं। स्थायी और मजबूत बना सकते हैं तो ये सारी चीज़ें किसके माध्यम से होगी? ये सारी चीज़ें संरक्षण के माध्यम से होती है। अगर हम ये वस्तुएं हमारे देश में बनाने लगेंगे तो हमारे देश के उद्योगों का विकास ज़्यादा होगा, हमारे देश की विकास जो है आर्थिक विकास की दर जो है आगे बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ये जो छोटे मोटे उद्योग नहीं होते हैं, ये बड़े लेवल पर बड़े उद्योग होते हैं जिन पर बड़ी मात्रा में पैसा लगाया जाता है, जिस पर काफ़ी श्रमिकों को रोजगार दिया जाता है। और जब हमारे देश में, जो कि हमारे देश में जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, अगर इन उद्योगों का हमारे यहाँ पर ही विकास होता है तो हमारे देश के जो श्रमिक हैं या हमारे देश के जो लोग हैं, हमारे देश के जो मजदूर हैं, उनकी आय में, उनके रोजगार में, उनके उत्पादन में वृद्धि होगी। इसके कारण जो है संरक्षण की नीति आधारभूत उद्योगों में जो है बिल्कुल सटीक बैठती है कि आप उन वस्तुओं को मंगाइए जिन वस्तुओं का उत्पादन वास्तव में आपके यहाँ पर नहीं हो सकता है, या खनिज पदार्थ हमारे पास या संसाधन अवेलेबल पूरे नहीं हैं। यानी ऐसे वस्तुओं का उत्पादन हमें नहीं करना है जिनकी लागत बहुत ही ज़्यादा आ रही है और जिनकी मांग कम है, क्योंकि मांग जिसकी ज़्यादा होगी उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करके हमारे देश के उद्योगों का विकास किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हम ज़्यादा मात्रा में विदेशी वस्तुओं पर निर्भर नहीं रह सकते हैं और ना ही रहना चाहिए किसी भी एक मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देश को। इस प्रकार आधारभूत उद्योगों के तर्क के अंतर्गत संरक्षण की नीति जो है लोहा उद्योग, सीमेंट उद्योग, इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग और भी बहुत सारे उद्योग हैं जिनको विकसित करके हमारे देश का विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका राशिपातन विरोधी तर्क। उससे पहले इसका या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट लिखिए राशिपातन विरोधी तर्क। ये आपका 7th पॉइंट या 7th तर्क। राशिपातन विरोधी तर्क क्या होता है? राशिपातन बताया था मैंने आप लोगों को। राशिपातन क्या होता है? जब कोई देश अपनी वस्तु को विदेशों में आधिपत्य जमाने के लिए अपनी वस्तु को कम कीमत पर बेचता है, कौन सी कम कीमत? लागत से भी कम कीमत पर बेचता है, तो एक समय के बाद वहाँ पर
वो एकाधिकारी जब हो जाएगा, क्योंकि जब दूसरे देशों से वस्तुएं आने लगती है तो वो उस प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाते, क्योंकि हमारी कीमत दूसरे देशों की अपेक्षा कम होती है। फलस्वरूप दूसरे देशों से धीरे धीरे वो वस्तुएं आने बंद हो जाती है और एक समय के बाद वो एकाधिकारी हो जाता है। और जब कोई उत्पादक या कोई देश किसी वस्तु का एकाधिकारी हो जाता है तो बाद में वो कीमतों में वृद्धि करके लाभ कमाता है और साथ में उपभोक्ताओं का शोषण होता है। क्यों? क्योंकि अब वहाँ पर सिर्फ वही एकाधिकारी है। अगर किसी उपभोक्ता को वो वस्तु चाहिए होती है तो उसे वो कीमत देनी ही होगी। ये आपका राशिपातन कहलाता है। तो कोई देश जब दूसरे देश के बाजार पर आधिपत्य जमाने के उद्देश्य से अपनी वस्तु की कीमत को लागत से भी कम कीमत पर बेचता है तो सस्ती वस्तुओं पर दूसरे देश में कुछ समय तक उस वस्तुओं को बेचकर वो हानि या नुकसान सहन करता है, लेकिन जब वो एकाधिकारी हो जाता है तो बाद में वो मनमानी कीमत लेने लगता है। ये आपका एकाधिकारी हो जाता है या राशिपातन कहलाते हैं। संरक्षण के माध्यम से विदेशों से जो आने वाली आयातित वस्तुएं हैं उन पर प्रतिबंध लगाकर हम राशिपातन को रोक सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब दूसरा देश हमारे देश में वस्तु लेकर आएगा तो हम उस पर क्या लगा देंगे? प्रशुल्क लगा देंगे। कोटा प्रणाली के द्वारा मान लो, लाइसेंस प्रणाली के द्वारा मान लो, या इसके अलावा वैधानिक निषेध के द्वारा मान लो, कैसे भी मान लो। तो अगर जब प्रतिबंध लगा दिया आपने तो विदेशी वस्तु जब हमारे देश के अंदर आएगी नहीं तो वो कम लागत या कम कीमत पर वस्तु बेच नहीं पाएगा। फलस्वरूप हमारे यहाँ पर राशिपातन नहीं होगा। इस प्रकार कई देश जो है अपनी वस्तु को विदेशों में जो है बेचने के लिए, आधिपत्य जमाने के लिए जो राशिपातन की नीति अपनाते हैं वो संरक्षण की नीति के अंतर्गत राशिपातन की नीति को नहीं अपना पाएंगे। नेक्स्ट है आपका भुगतान शेष का तर्क। भुगतान शेष का तर्क। भुगतान क्या होता है? पेमेंट करना होता है। पेमेंट क्यों करना होता है? जब हम कोई वस्तु लेते हैं या हम कोई वस्तु मंगाते हैं, जब हम दूसरे देश से वस्तु मंगाएंगे तो हमें उसका भुगतान करना होगा। और जब हमारी मुद्रा या हम जब दूसरे देशों को भुगतान करेंगे तो हमारे यहाँ की आय या हमारे यहाँ की जो है जीडीपी है या हमारे यहाँ की जो विकास दर है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो खासकर ये जो संरक्षण की नीति है वो विशेषकर अल्प विकसित देशों में, कम विकसित देशों में, पिछड़े हुए देशों में अपनाकर जो है अपने उद्योगों का विकास किया जा सकता है। प्रशुल्क अनावश्यक वस्तुओं का आयात रोककर करने में सहायक होता है। जो वस्तुएं या जिन वस्तुओं की हमारे यहाँ पर मांग कम है या जिन वस्तुओं की हमें आवश्यकता नहीं है उन वस्तुओं पर आप टैक्सेस लगाकर विदेशी वस्तुओं को आयात करने से रोक सकते हो। और जब विदेशी वस्तुएं हमारे यहाँ पर कम मात्रा में आएगी तो बिकेगी भी कम, और बिकेगी कम तो हमें उसका भुगतान भी कम मात्रा में करना होता है। इस प्रकार भुगतान शेष को कम करके या भुगतान शेष को धनात्मक करके या भुगतान या व्यापार संतुलन को धनात्मक करके या उसका शून्य करके, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ऋणात्मक कब होता है? जब हम आयात तो कर रहे हैं ज़्यादा और निर्यात कर रहे हैं कम। इस प्रकार प्रशुल्क की नीति अपनाकर या प्रशुल्क लगाकर या संरक्षण की नीति को अपनाकर हम हमारे भुगतान शेष को जो है कम किया जा सकता है या हम उसको कम कर सकते हैं। इस प्रकार संरक्षण की नीति में भुगतान शेष का जो तर्क है, जो कि हमारा हमेशा व्यापार संतुलन अधिकतर ऋणात्मक रहता है, उसको संरक्षण की नीति अपनाकर खासकर विशेष उद्योगों में, छोटे उद्योगों में, नवजात उद्योगों में या जिन वस्तुओं की हमें आवश्यकता नहीं है उस पर प्रतिबंध लगाकर भुगतान शेष को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका रिचार्ड शूलर का तर्क। रिचार्ड शूलर का तर्क। रिचार्ड शूलर कौन है? रिचार्ड शूलर
अर्थशास्त्री हैं उन अर्थशास्त्रियों के अनुसार इनके मत में वो ये कहते हैं कि प्रशुल्क के राष्ट्रीय आय पर दो प्रकार के प्रभाव होते हैं कि अगर हम संरक्षण की नीति अपना रहे हैं और संरक्षण की नीति में क्या कर रहे हैं, आयातित वस्तु पर क्या कर रहे हैं, प्रशुल्क लगा रहे हैं, तो इनके दो प्रभाव होते हैं। आयातित वस्तु पर प्रशुल्क लगाया तो इसके दो प्रभाव होंगे। ये होगा आपका धनात्मक प्रभाव और एक होगा आपका ऋणात्मक प्रभाव। धनात्मक प्रभाव और ऋणात्मक प्रभाव, कोई भी चीज़ होती है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट होते हैं। तो जो रिचर्ड शूलर अर्थशास्त्री हैं वो ये कहते हैं कि अगर आप संरक्षण की नीति अपनाते हो, कहने का मतलब आयातित वस्तु पर प्रशुल्क लगाते हो, तो इसके दो प्रभाव होते हैं, एक होता है धनात्मक प्रभाव और एक होता है आपका ऋणात्मक प्रभाव। अगर हम किसी देश की वस्तु पर शुल्क लगाएंगे तो वो टैक्स हमें प्राप्त होगा और हमें प्राप्त होगा तो हमारी आय में या हमारे देश की आय में क्या होगी, वृद्धि होगी। धनात्मक प्रभाव किस रूप में, आय में वृद्धि के रूप में, आय में वृद्धि। दूसरी बात करते हैं अपन, अगर आयातित वस्तु पर टैक्स लगाया जाता है तो ऋणात्मक प्रभाव क्या होगा, हमारे देश में वो वस्तु क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। आयातित वस्तु महंगी हो जाएगी। मैं नीचे लिख देती हूँ यहाँ पर, इसका आप यहाँ समझ लेना। आयातित वस्तु महंगी हो जाएगी और वो वस्तु हमारे देश में नहीं बनती है या कम बनती है, ऐसा समझ लो। तब महंगी हो जाएगी तो इसको खरीदेगा कौन, हमारे उपभोक्ता ही तो खरीदेंगे, हमारे उपभोक्ता खरीदेंगे। और जब हमारे उपभोक्ता खरीदेंगे तो हमारे उपभोक्ता की क्रय शक्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वो वस्तु महंगी है और क्रय शक्ति कम होगी तो उपभोक्ता का क्या होगा, शोषण होगा, उपभोक्ता का शोषण होगा। इस प्रकार ये ऋणात्मक प्रभाव है। तो यहाँ पर ये दो प्रभाव है, लेकिन ये जो ऋणात्मक प्रभाव है इससे ज़्यादा या इस पर जो प्रबल है वो कौन सा प्रभाव है, धनात्मक प्रभाव होता है। इस प्रकार शूलर का ये कथन है कि धनात्मक प्रभाव ऋणात्मक प्रभाव पर प्रबल होता है या भारी होता है। इस प्रकार उन्होंने प्रशुल्क की नीति को अपनाकर आयातित वस्तु पर टैक्सेस लगाकर संरक्षण की नीति का जो है समर्थन किया है। इस प्रकार रिचर्ड शूलर का जो संरक्षण के पक्ष में जो तर्क है वो भी धनात्मक प्रभाव के कारण संरक्षण की नीति का सही तर्क माना जाता है। नेक्स्ट है आपका व्यापार शर्तों का तर्क, जो कि पक्ष में तर्क है। व्यापार शर्तों का तर्क कि जब संरक्षण की नीति अपनाई जाती है तो व्यापार हमारा कैसा होगा इसके बारे में बताया हुआ है, या किसी देश की अर्थव्यवस्था पर संरक्षण की नीति को अपनाने से क्या फ़ायदा होता है। किसी देश के भुगतान असंतुलन को ठीक करने के लिए व्यापार की शर्तों का तर्क प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि भुगतान शेष जो है वो आपका धनात्मक या संतुलन में रहना चाहिए। तो संरक्षण के पक्ष में ये तर्क दिया जाता है कि आयात पर प्रशुल्क लगाने से देश को आयात से निर्यात की विनिमय दर जो है बेहतर हो जाती है, कि अगर हम आयातित वस्तु पर टैक्स लगाते हैं तो प्रशुल्क लगाने से क्या होगा,
आयात से निर्यात की जो विनिमय दर होगी वो बेहतर हो जाएगी। इसका अभिप्राय यह है कि प्रशुल्क लगाने से व्यापार की शर्तें बेहतर हो जाती है, क्योंकि वो आयातित वस्तु महंगी हो जाएगी। फलस्वरूप आयात कम और निर्यात बढ़ जाएंगे। और जब आपके निर्यात बढ़ जाते हैं आयात की तुलना में, तो आपका व्यापार कैसा होगा? व्यापार संतुलन पक्ष में होता है। यहाँ पर निर्यात को X से और आयात को M से डिनोट किया हुआ है। तो संरक्षण की नीति को लगाकर या संरक्षण की नीति को अपनाकर और संरक्षण की नीति में प्रशुल्क लगाकर आप निर्यातों को बढ़ा सकते हो और आयातों को कम कर सकते हो। इस प्रकार व्यापार जो है संतुलन आपका पक्ष में हो जाता है और व्यापार असंतुलन धीरे धीरे कम होने लग जाता है। इस प्रकार ये आपके संरक्षण के पक्ष में ये सारे तर्क होते हैं। इनका या तो आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्लास में संरक्षण के तर्कों के अंतर्गत गैर आर्थिक तर्क पढ़ेंगे। ये आपके आर्थिक तर्क थे। थैंक यू।